अपने यहाँ रखा या उनको संरक्षण दिया। तो विजयनगर राजाओं को विद्वानों के संरक्षण देने के कारण या स्वयं विद्वता होने के कारण या स्वयं साहित्य की समझ होने के कारण विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइटल्स, अलग अलग उपाधियां दी गई हैं। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में उस दौर में जो साहित्य लिखा गया, उस दौर में साहित्य लिखने के मायने या उस दौर के साहित्य को समझने का एक अलग तरीका है। वो ये कि उस दौर में सबसे ज्यादा विजयनगर काल में एक ग्रुप फेमस हुआ, तेलुगु भाषा के 8 कवियों का एक ग्रुप फेमस हुआ जिसको कहा गया अष्टदिग्गज। और अष्टदिग्गज ये तेलुगु भाषा के 8 महान कवि थे जिनको कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, उनके समय में उनके दरबार में तेलुगु भाषा के जो 8 महान कवि रहते थे उनको अष्टदिग्गज कहा गया। और ये किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो खुद एक विद्वान राजा थे, खुद एक साहित्य प्रेमी थे, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर कुछ अलग अलग ग्रंथ या अलग अलग अपने बुक्स लिखी। इन्हीं कृष्णदेव राय को, क्योंकि विद्वानों को संरक्षण दिया, खुद स्वयं इंटेलेक्चुअल थे, खुद स्वयं विद्वान थे, तो इसलिए इनको भी अलग अलग टाइटल्स दिए गए। अब वो टाइटल्स क्या थे क्या नहीं, उस पर अभी बात होगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले तेलुगु भाषा के 8 महान कवियों को, जिनको अष्टदिग्गज कहा गया। ये 8 कवि जो थे, 8 विद्वान कौन कौन थे? इनमें सबसे प्रमुख थे, अष्टदिग्गज के सर्व प्रमुख कवि जो थे वो थे अलसानी पेदन्ना। और अलसानी पेदन्ना को कहा गया है फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री, तेलुगु कविता का पितामह, तेलुगु कविता का जनक या पिता। और अलसानी पेदन्ना ने जिन ग्रंथों को, जिन किताबों को, जिन बुक्स की रचना की है, उनमें एक है मनुचरित और दूसरी है स्वरोचि संभव। मनुचरित और स्वरोचि संभव जैसी जो ग्रंथ है, जो रचनाएं हैं, वो अलसानी पेदन्ना की है। और ये अष्टदिग्गज के प्रमुख कवि, ये जो अष्टदिग्गज है इसके प्रमुख कवि, इस अष्टदिग्गज के प्रमुख कवि भी यही थे, अष्टदिग्गज के मुखिया एक प्रकार से यही थे। दूसरे अष्टदिग्गज के दूसरे प्रमुख कवि थे नंदी तिम्ब। और नंदी तिम्ब ने जिस ग्रंथ की रचना की वो था पारिजाताप हरण। इसके बाद अगले अष्टदिग्गज के अगले तीसरे मुख्य कवि आते हैं भट्टमूर्ति ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें एक था वसुचरित्रम और एक अन्य इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है नरस भूपालियम। और नरस भूपालियम जो ग्रंथ इन्होंने लिखा, जो रचना इन्होंने लिखी, वो अलंकार शास्त्र पर, अलंकारों से संबंधित विषय पर, अलंकारों से संबंधित ज्ञान पर विषय पर इन्होंने लिखी। तो नरस भूपालियम किस पर है? अलंकार शास्त्र पर। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस कवि ने अलंकार शास्त्र से संबंधित ग्रंथ की या किताब की रचना की? तो किसने? भट्टमूर्ति ने। किस नाम से? नरस भूपालियम, अलंकार शास्त्र पर। अगली बात, अगले कवि हुए अष्टदिग्गज में धूर्जटी। और धूर्जटी ने जिस ग्रंथ की रचना की वो था कालहस्ती महात्म्य। इसके बाद अष्टदिग्गज के अगले प्रमुख कवि हुए मल्लन। और मल्लन ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम था राजशेखर। इन्होंने राजशेखर चरित्र के नाम से ग्रंथ लिखा। इसके बाद अष्टदिग्गज में अगले मुख्य कवि आए अच्युत राज रामचंद्र। इन्होंने लिखी है सकल कथा सार संग्रह। इसके साथ साथ इन्होंने रामाभ्युदम नामक ग्रंथ लिखा। रामाभ्युदम भी इन्हीं की रचना है। तो सकल कथा सार संग्रह व रामाभ्युदम भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद अगले कवि आए पिंगली सूरन। ये भी अष्टदिग्गज के एक कवि थे। इनकी रचना है राघव पांडिय। इसके बाद हम अष्टदिग्गज के अंतिम 8वें और महान कवि की बात करते हैं। तो कौन? तेनाली रामकृष्ण, जिन्हें हम तेनाली रामा के नाम से भी जानते हैं। और ये एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट, एक इंटेलेक्चुअल कवि या लेखक या राइटर होने के साथ साथ ये क्या थे? ये कॉमेडियन भी थे। तो यहां से आपको क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कभी कि अष्टदिग्गज का कौन सा कवि या पॉइंट जो है एक कॉमेडियन भी था। एक कॉमेडियन मतलब एक विदूषक भी था। और इनके द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है, जो रचना है, वो है पांडुरंग महात्म्य। और ये तेलुगु भाषा के जो 5 महान जो महाकाव्य हैं, तेलुगु के जो 5 महाकाव्य हैं, उन 5 महाकाव्यों में से एक है
तेनाली रामकृष्ण की लिखी पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य। तो बात यह आती है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने केवल और केवल तेलुगु भाषा को ही प्रश्रय नहीं दिया, तेलुगु भाषा को ही बढ़ावा नहीं दिया, तेलुगु भाषा को ही प्रोत्साहन नहीं दिया, उन्होंने इसके साथ साथ अन्य भाषाओं का भी प्रोत्साहन किया। उन अन्य भाषाओं में एक अन्य भाषा थी संस्कृत, और संस्कृत में वादरायण ऋषि ने या संत वादरायण ने संगीत सार संग्रह नामक बुक लिखी। इसके साथ साथ कन्नड़ जैसी भाषाओं को भी इन्होंने क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। और इसका प्रमाण है कन्नड़ कवि मधुर, कन्नड़ कवि मधुर के द्वारा लिखी गई धर्मनाथ पुराण, कन्नड़ कवि मधुर के द्वारा लिखी गई धर्मनाथ पुराण। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई विजयनगर कालीन शासक जो थे, जो राजा थे, इन्होंने केवल और केवल एक ही भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि इनके दरबार में अन्य भाषाओं के, अन्य भाषा तेलुगु से अलग अन्य भाषाएं जैसे कन्नड़ है, संस्कृत है, तमिल है, इन अन्य भाषाओं के भी विद्वान या कवि या पोइट या इंटेलेक्चुअल इनके दरबार में रहते थे, यानी कि अन्य भाषाओं को भी प्रश्रय या संरक्षण देते थे। अब इसके अलावा इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि विजयनगर काल के, विजयनगर साम्राज्य के राजा जो स्वयं विद्वान थे, उन्होंने भी कुछ अन्य किताबें लिखी, कुछ अन्य ग्रंथों पर काम किया। इनके अलावा वो कौन कौन से थे, एक सेकंड, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे या किस पर काम किया, तो उसकी बात हम बताते हैं, तो उस पर बात आती है। तो विजयनगर काल में, विजयनगर साम्राज्य में राजाओं के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए या जो बुक्स लिखी गई, उन पर कौन कौन सी किनको हम मुख्य रूप से रख सकते हैं, मान सकते हैं। तो ऐसे विद्वान राजा विजयनगर साम्राज्य में कौन हुए जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में अपना एक पॉलिटिकल जो है रोल तो वो प्ले किया, लेकिन इसके साथ साथ जो साहित्य है, साहित्य में भी अपनी भूमिका को बखूबी वो निभाया। ऐसे ही राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय क्योंकि तेलुगु भाषा के 8 महान कवि इन्हीं के दरबार में रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि अष्टदिग्गज जब इनके दरबार में थे तो इन्हें तेलुगु भाषा में इन्हें तेलुगु भाषा को प्रोत्साहन देने के कारण इनको विभिन्न टाइटल्स दिए गए, इनको अन्य उपाधियां दी गई। कृष्णदेव राय को विद्वानों को संरक्षण देने के कारण कई अन्य उपाधियां भी दी गई, जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इस प्रकार की अन्य उपाधियां भी इनको दी गई। या इनको एक और उपाधि इनको कहा गई तेलुगु भोज, इनको तेलुगु भोज जैसी उपाधियां भी इन्हें प्रदान की गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया, विभिन्न कवियों को संरक्षण दिया, और स्वयं भी एक लेखक, एक विद्वान थे। इसके अलावा इन्होंने स्वयं तेलुगु भाषा में ग्रंथ लिखा, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। इन्होंने स्वयं तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की। इसके साथ साथ इन्होंने ये किस टॉपिक पर लिखा गया? तो इसका जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स, इसका टॉपिक है राजनीति। ये राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, राजनीति पर। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में एक नाटक लिखा, संस्कृत नाटक की भी रचना की। जाम्बवती कल्याणम नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में राजा भी विद्वान थे और उनके द्वारा संरक्षित किए गए अलग अलग या विभिन्न भाषाओं के विद्वानों को भी संरक्षण उनके समय में दिया गया। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में एक और राजा हुए हैं जिनको हम जानते हैं हरिहर, जिनको हम कहते हैं हरिहर।
सेकंड, हरिहर सेकंड के नाम से भी एक राजा हुए हैं, हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड। तो उनको कहा गया है, हरिहर को राज व्यास और राज वाल्मीकि और राज व्यास या राज वाल्मीकि जैसी उपाधियां हरिहर सेकंड को दी गई। हरिहर सेकंड, हरिहर द्वितीय को राज व्यास और राज वाल्मीकि जैसी उपाधियां दिए जाने के पीछे कारण था कि इन्होंने भी कृष्णदेव राय व अन्य विजयनगर के अन्य शासकों की तरह इन्होंने भी विद्वानों को प्रश्रय दिया, इंटेलेक्चुअल लोगों को, कवियों को, पोइट को इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं भी, जो रनिवास की, जो राज परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं होती थी, वो भी कुछ पीछे नहीं थी। उन्हीं में से एक थी बुक्का फर्स्ट, जो बुक्का, हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बुक्का के पुत्र कुमार कंपन या कुमार कंपा की पत्नी गंगा देवी। तो बुक्का के पुत्र कुमार कंपा या कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने कुमार कंपन या कंपा की मदुरा विजय पर लिखी थी मदुरा विजयम। तो मदुरा विजयम नामक ग्रंथ या मदुरा विजयम किसकी रचना है? तो मदुरा विजयम रचना है किसकी? तो गंगा देवी। और गंगा देवी कौन थी? ये विजयनगर राज्य के राज परिवार की महिला थी, जिन्होंने अपने पति कुमार कंपन या कुमार कंपा की मदुरा विजय का वर्णन, मदुरा विजय का एक्सप्लेनेशन लिखा था मदुरा विजयम नामक ग्रंथ में। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में ऐसा नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य केवल इतने में ही सीमित है या इसी प्रकार का साहित्य लिखा गया। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के अन्य भी कवि थे, जैसे एक हरिदास हुए हैं। हरिदास ने भी अपनी रचनाओं को लिखा। इसके अलावा तमिल साहित्य में भी काफी कुछ लिखा गया, लेकिन तमिल साहित्य पहले से ही विकसित अवस्था में था, तो इसलिए तमिल साहित्य को बहुत ज्यादा विकास की बात इसमें नहीं की गई। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि तमिल साहित्य को विकास नहीं किया गया। इसी दौर में एक विजयनगर के ही एक मंत्री थे लक्ष्मीनाथ। विजयनगर काल में ही विजयनगर राज्य के ही एक मंत्री थे लक्ष्मीनाथ। और लक्ष्मीनाथ एक विद्वान मंत्री व एक विद्वान थे। एक मंत्री होने के साथ साथ एक विद्वान व्यक्ति, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। और इन्होंने अपने समय में अपने काल में एक बुक लिखी। ये किस तरह के विद्वान थे, किस प्रकार के? ये संगीत शास्त्र के, यानी कि संगीत पर, इनकी म्यूजिक पर बहुत ज्यादा पकड़ थी, तो इसलिए इन्होंने संगीत सार के नाम से एक पुस्तक की रचना की। किस नाम से? संगीत सार के नाम से। इन्होंने संगीत सूर्योदय इनका जो ग्रंथ था, इनकी जो बुक थी, वो थी संगीत सूर्योदय। और ये क्या थे? संगीत से संबंधित बातों के जानकार थे, विद्वान थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के विद्वान हुए, अलग अलग प्रकार के लोग हुए। राजाओं का भी एक अलग ही इंटेलेक्चुअलिज्म का एक लेवल था। इसलिए हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो तेलुगु भाषा का एक स्वर्ण काल था। यह विजयनगर साम्राज्य का जो शासन था या विजयनगर कालीन जो युग था, वो साहित्य की दृष्टि से न केवल तेलुगु का स्वर्ण काल था, बल्कि तेलुगु का स्वर्ण काल होने के साथ साथ वो अन्य भाषाओं के भी उद्धारक के रूप में या अन्य भाषाओं के प्रोत्साहक युग के रूप में जाना गया।
तो आज मैं समझता हूं हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। आप लोग अपने कमेंट में, आप लोग अपने सजेशन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात ये कि हम लोगों के संसाधन बहुत सीमित हैं, हम लोगों के रिसोर्सेज बहुत, आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग हमें जिस भी प्रकार से हमारा सहयोग, हमारा समर्थन कर रहे हैं, करते रहिएगा। और इसी प्रकार से हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, हम लोग उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बशर्ते आप लोग हमारा सहयोग, समर्थन करते रहिएगा। इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।